Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing is from October-November 2020. Paper 6, variant 62, alternative to practical. Okay, let's start. Question 1. A student investigates the stretching of a spring. Figure 1.1 shows the setup. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक मीटर रूलर है, एक क्लैम्प स्टैंड है जिस पे हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड है. ठीक है. The meter ruler is clamped in position to be near the spring. मीटर रूलर भी clamped है और स्प्रिंग भी अपनी जगह पे placed है. ठीक है. On figure 1.1, show how clearly you would use a set square to obtain an accurate reading of the position of the bottom of the coiled part of the spring from the meter ruler. मतलब आपको पता है सेट स्क्वायर क्या होता है? इस तरीके का होता है आपके इस तरीके का होता है आपके सेट स्क्वायर आपके जियोमेट्रिक बॉक्स में, and it's like a triangular ruler. You use this to ensure कि आपकी readings perpendicular है. For example, आप ये यूज़ करके accurate reading of the position of the bottom of the coiled part of the spring कैसे निकालेंगे? मतलब यहाँ पर तो आप क्या करेंगे? यहाँ सेट स्क्वायर प्लेस करेंगे इस just extend the line. ये आपका सेट स्क्वायर समझ आ गया आपको? फिर यहाँ से अपनी रीडिंग निकालेंगे 1 सेंटीमीटर whatever. ओके. अब यहाँ पर हमें L दिया हुआ है. हमें L निकाला है which is the length of the coiled part of the spring. और ये एक्चुअल साइज़ की ड्राइंग है. तो बेसिकली हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये आ सकती है आपकी, ये हमें मिलीमीटर्स में निकालनी है. सो anywhere from 14 to 15 millimeters. ठीक है. दोनों में से कुछ भी लिख दें. 14.5 लिख दें. Next, the student adds a load P of 0.2 newtons to the spring. तो यहाँ पर P लग जाएगा. ठीक है. Then he records the new length small l of the coiled part of the spring. He repeats the procedure using loads P is equals to 0.4 newtons, 0.6 newtons, 0.8 newton and 1 newton. All the readings are recorded in table 1.1. तो हमने जो हमारा लोड है P, हमने उसका वेट चेंज किया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 न्यूटन. और ये हमारी डिफरेंट लेंथ्स मिली है और हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है. एक्स एक्सिस पे हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास होगा जो हमारे पी की वैल्यू है इन न्यूटन्स, जो हमारे पास है लिखा हुआ है स्टार्ट बोथ द एक्सिस विद ओरिजिन 0 0. ठीक है. तो यहाँ पर एक्स भी 0 पे होगा और वाई भी 0 पे होगा. अब P की वैल्यू क्या है? 0.2, 0.4, 0.8 एंड 1 न्यूटन. 1.0 क्योंकि हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कर रहे हैं हर जगह. तो 0.2, 0.4, 0.6 एंड देख लेता हूँ पर 1 लिखा हुआ है या 1.0 लिखा हुआ है. 1.00 लिखा हुआ है और यहाँ पर 000 ऐड हुआ हुआ है. ठीक है. हम एग्जैक्ट फिगर्स जो है ना टेबल वाले लिख देते हैं सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम. और यहाँ पर हम 1.20 भी लिख देते हैं. ठीक है. एंड देन ऑन वाई एक्सिस वी हैव लेंथ है हमारी वाई एक्सिस पे, लेंथ इन मिलीमीटर्स. तो हमारे पास है 20 से लेके 41 तक, 20 से लेके 41 तक. लेकिन हमारे यहाँ पर 0 से शुरू है. सो हम करते हैं 0, 10, 20. हाँ, इस तरीके से कर लेते हैं. 0 यहाँ पर हम करते हैं 10, 20, 30, 40,
ऐसे कर सकते हैं। ये तो हम 12 में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर हम करते हैं 12 एंड देन 24 एंड देन 36, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो फिर हम कर सकते हैं 8 में भी कर सकते हैं, या 8, 16 इस तरीके से, लेकिन दैट विल बी अ लॉट मोर कन्फ्यूजिंग। ये ज़्यादा आसानी है। अगर हमारा थोड़ा लंबा ग्राफ होता तो मैं यहाँ करती 5, 10, 15, 20, 25, 30, पर वी कांट डू दैट। तो यहाँ पर हम 50 भी लिख देते हैं क्योंकि 41 तक जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो P0.2 पे हमारे पास L है 20, P0.2 पे हमारे पास L है 20, यहाँ एक x आया। 0.4 पे we have 26, ये 0.4, 25, 26 ये रहा। 0.6 पे we have 31, 0.8 पे we have 35, and 1 पे we have 41. अब हम अपनी line of best fit draw करेंगे. Just place a ruler on top. I've placed mines, and you try to get as many points as you can अपने line में, ठीक है? ये हमने line of best fit बना दी, ठीक है? Next, हम इसको जो ना continue कर लेते हैं दोनों edges तक. So let me just do that. Okay, next. The intercept on the y-axis of the graph is numerically equal to the length LO of the spring when P is equals to 0. Determine the value of L0. तो जब P is equals to 0 होता है तो हमारे पास जो लेंथ आती है वो होती है L0, मतलब कि कोई उस वक्त जो ना वो नहीं लगा हुआ, कोई वेट नहीं लगा हुआ उस वक्त, ठीक है? तो P0 हमारा है यहाँ पर, तो L पे हमारी वैल्यू आ रही है ये, दिस इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, the value is 16, ठीक है? ये हमारे पास है ये 16, एंड जो हमारे पास हमने ओरिजिनली एक्सक्यूज मी, जो हमने ओरिजिनली लेंथ देखी थी ये हमारे पास 14 to 15 मिलीमीटर्स, और यहाँ पर हमारे पास है ये 16. तो अगर हम करें, समझो आपने ऊपर लिखा हो 14 मिलीमीटर्स, तो आप करेंगे 14 माइनस 16. अगर आपने 15 किया तो आप करेंगे 15 माइनस 16. तो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर -1, यहाँ आ रहा है सॉरी -2 आ रहा है, वहाँ यहाँ आ रहा है -1. ओके, सो वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन. Okay, next question. A student investigates the refraction of light in a transparent block. Refraction. Figure 2.1 shows her race tray sheet. ये हमारी race tray sheet. She places a transparent block on the race tray sheet and draws the outline of the block. यहाँ पर हमारे पास block place हुआ है और उस block पे outline draw की हुई है, उसकी A, B, C, D उसके corners है. The student uses pins to mark the positions of the objects and images. तो जो यहाँ पर हमारे पास pins place की जाएंगी, the pins will act as objects and images, मतलब उसकी positions mark की जाएंगी, ठीक है? So let's follow our instructions के हो क्या रहा है. On figure 2.1, draw the normal NL at the center of the side AB. Continue the normal NL so that it passes through the side CD of the block. मतलब हमें एक लाइन बनानी NL जो AB के थ्रू जाएगी, AB के बिल्कुल सेंटर में होगी और वो CD को भी पास करते. पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं, हम मेजर करते हैं कि ये कितना है. मेरे पास यहाँ पर मेरा जो रूलर यहाँ पर है, ऑब्वियसली आपके उसमें पेपर में अलग होगा. यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इसकी लेंथ AB की. तो मैं एग्जैक्ट मिडल में 4 पे यहाँ पर लाइन बना लेती हूँ और नीचे भी आई विल डू द सेम ताकि मेरे पास एक्यूरेट नॉर्मल हो, बिल्कुल सेंटर में. ये हमारे पास नॉर्मल आ गई, एक्यूरेट. वेट, ये हमारे पास एक्यूरेट नॉर्मल आ गई. दिस इज लाइन, क्या बोलते हैं इसको, NL. Label the point F where NL crosses side AB and point G where NL crosses side CD. So this is NL.
F जहाँ पर वो AB को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर F है, और G जहाँ पर वो CD को क्रॉस कर रहा है तो F, और नीचे हमारे पास है G. ठीक है. On figure 2.1, draw a line EF at least 7 centimeters above side AB at an angle of, ये हमारे पास किसका एंगल है, इंसिडेंट का. Angle of incident 30 degrees to the left of the normal. Label the end of the line E. तो हम 7 centimeters की at least line बनाएंगे AB के ऊपर. वो होगी line of incidence and that's 30 degrees to the normal. हमारा normal क्या है, ये हमारा normal है. तो इसके 30 डिग्रीज पे यहाँ पर एक लाइन बनेगी ऑफ एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर्स, और इसका एंड होगा हमारे पास E. समझ आ गया सबको, क्योंकि ये लाइन बन रही है EF. तो यहाँ पर E है, यहाँ पर F है. ठीक है. तो अब हम इसको थोड़ा तमीज़ से बना लेते हैं. अब आई एम गोना टेल यू कि मैंने यहाँ पर क्यों चूज़ किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि दिस इज़ 90 डिग्रीज़. ठीक है. तो इसका आधा होगा, यहाँ पर 1/3 होगा 30, यहाँ पर होगा 60, और बन गया 90. समझ आ रही है आपको. सो अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं हो, विच आई होप यू डू हैव वन, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. ओके. सो आई थिंक मेरी लाइन इज़ नॉट 7 centimeters, so I'm just gonna like extend it a little bit more. Sorry. I'm just gonna extend it a little bit more ताकि हमारे पास तमीज़ से लंबी सी लाइन हो, ताकि इशू नहीं हो कोई. It said at least, I'll just make it long. Next. हमने ये कर, हम जो ना टिक कर देते हैं साइड पे, so there's no confusion. We did this, did this, and label the line at the end of the line E. हमें लाइन के एंड को E लेबल करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E. This is line EF. Okay, wait, let me just get rid of that so कोई irritation नहीं हो. ये क्या कर दिया मैंने, ये वाली line. सही. Next. क्या बोला क्या हमें? Mark the positions of two pins P1 and P2 to act as objects on line EF at a suitable distance apart for this type of extra experiment. तो अब हमें पिन 1 और पिन 2 हमें लाइन EF पे प्लेस करनी है. अब आप देखें कि P4 और P3 में कितना डिस्टेंस है. अब हमें बोला कि हम सूटेबल डिस्टेंस पर रखें. ठीक है. ऑब्वियसली इनमें से एक क्योंकि जो हमारी लाइन EF है वो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे. तो इस पर हमारे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा यहाँ पर बनेगी जो भी, इस पर हमारे ये बन रहे हैं यहाँ पर इमेजेस. समझ आ रही है आपको. तो इमेजेस जैसे फॉर एग्जांपल हम इससे इस बार रखें इतनी डिफरेंस है, तो हम ऑब्जेक्ट की भी कोशिश करेंगे कि हम इतनी डिफरेंस रखें. ठीक है. हमें इस बोला हुआ है कि वी शुड प्लेस 2 पिन्स P1 एंड P2 टू एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स ऑन लाइन EF. ठीक है. तो P1 और P2 हम एटलीस्ट इसमें इतना डिस्टेंस रखेंगे जितना P3 और P4 में. ठीक है. इतना यहाँ पर हम करेंगे P1 और यहाँ पर हम कर देते हैं P2. Okay. Let me just make this dot bigger so that there's no confusion. Next. हमें बोला गया है, ये हमने कर लिया. ठीक है. The student looks through the position of the eye shown in figure 2.1 to observe the images of P1 and P2 through side CD of the blocks. She adjusts the line of sight until the images of P1 and P2 appear one behind another. She places 2 pins P3, P4, ये हम already दी हुई हैं, between her eyes and the blocks so that P3 and P4 and the images of P1 and P2 seen through the block appear behind one another. ये बोल क्या रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसपे P1 P2 प्लेस्ड है. अब इस ब्लॉक के पीछे इसने जब आई रखी ना अपनी यहाँ पर आई रखी है, इस ब्लॉक के पीछे इसको यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्लॉक 3D में है. ठीक है. तो ये ऊपर होगा, इस तरह होगा. यहाँ पर इसने इस तरीके से अपनी आई को पोजीशन किया कि P1 और P2 एक दूसरे के बिल्कुल पीछे, तो वो एक ही लग रहा है, उनकी जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर. फिर उसने P3 P4 को इस तरीके से प्लेस किया, मैंने गलत जगह बना दिया. इसने P3 P4 को इस तरीके से प्लेस किया, P1 P2 एक जगह इसकी इमेज नजर आ रही है कि वो बिल्कुल
P1 और P2 वाली जो इमेज है ना उसके साथ इन लाइन आए, तो ये सब जो ना एक साथ ही नज़र आ रहा है। समझ आ रही है आपको? तो हमें बोला गया है ड्रॉ अ लाइन joining the positions of P3 and P4. Continue the line through the block until it extends to just outside the outline of the block. Label this end of the line K. तो हम P3 P4 को ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे until ये ब्लॉक के आउटलाइन को टच करता है. So let us do that. Let me just मैं इसको इरेज कर दूँ जो यहाँ पर हमने, मैं क्यों बार बार कर रही हूँ ऐसे, बिकॉज आई एम स्टूपिड, नेवर माइंड. अब हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे P3 P4 को, और जहाँ पर वो टच करेगा आई फॉरगॉट कि हमें क्या लेबल करना था, सो आई जस्ट रीचेक दैट. हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हमारी आ रही है रिफ्रैक्टेड रे, हम इसको लेबल करेंगे लाइन K. ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया. लाइन यहाँ पर इसका एंड होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा K. हमें बोला गया है कि draw a line joining the positions of P3 and P4. Continue the line through the block until it extends to just outside the outline of the block. हमें बोला गया कि हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे through the block और उसके एंड को हम लेबल करेंगे K. तो हमने यहाँ पर ये गलत लेबल किया हुआ है क्योंकि हम जब थ्रू द ब्लॉक लेके जाएंगे इसकी आउटलाइन पे, उसको हम K लेबल करेंगे. ये हमारा लेबल हो रहा है यहाँ पर K. ठीक है, नेक्स्ट लेबल द पॉइंट H विद द लाइन, ये जो हमने ऊपर लाइन बनाई थी, मीट्स साइड CD. तो CD को जहाँ टच कर हम यहाँ पर इसको H लेबल करेंगे. नेक्स्ट लेबल द पॉइंट J विद द लाइन मीट्स द नॉर्मल NL. ठीक है, जब ये लाइन NL को मीट करिए यहाँ पर हम लिखेंगे J लिख रहे हैं यहाँ पर. अब ड्रॉ द लाइन FH. ठीक है, FH बनाते हैं. F कहाँ है हमारे पास? ठीक है, F हो रहा और H है. ठीक है, FH. ड्रॉ द लाइन FH बना ली हमने. अब measure and record the length A of line GH. अब GH की लेंथ रिकॉर्ड करनी है हमने. ठीक है, GH, ये रहा GH. इसकी लेंथ आप रिकॉर्ड करेंगे तो हमें मिलेगा अराउंड 1.3 मिल रहा है. 1.3 सेंटीमीटर्स आ रहा है H का, सॉरी GH का. तो हम लिख देते हैं 1.3 प्लस माइनस हो सकता है बाय 0.1, तो आप 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब मेजर रिकॉर्ड द लेंथ B ऑफ लाइन FH. FH को अगर हम रिकॉर्ड करें तो हमने रेड वाली लाइन बनाई हुई, ये हमारे पास GH थी जिसकी हमने अभी मेजरमेंट निकाली. अब FH की निकाल लें. FH रेड वाली लाइन तो हमें मिल रही है अराउंड 4.2 सेंटीमीटर्स. अगेन आप 4.1 भी लिख सकते हैं और आप 4.3 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं 0.1 की वो दिया हुआ है रेंज. Measure record the acute angle between the line JF and between the line JK. JF और JK के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? सही, ये बन रहा है JF और JK के बीच में. इट्स एन acute angle. acute मतलब 90 से कम है. ये ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है 90 से कम है. अब सिंस आई डोंट हैव अ प्रोट्रैक्टर, आप ये मेजर करेंगे. ठीक है, एंड इट लुक्स समवेयर अराउंड, मुझे जिस तरीके से लग रहा है, मुझे ये बहुत क्लोज लग रहा है इसके. अगर आप जियोमेट्री पे आएँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी. Let me just put this as another color. Nobody's confused. आपको ये नज़र आ रहा है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, हाँ कि नहीं? ये दोनों लाइंस पैरेलल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लाइन आई हुई है बीच में. ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा एंगल होगा वो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं होगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री. बट
आप ये चीज़ बिल्कुल अज्यूम नहीं करेंगे जिस तरीके से मैंने की है, बट आप एग्जैक्ट अपना प्रोडक्टर यूज़ करके मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें यहाँ पर ये ग्रीन वाला के दिया हुआ है, एंड यू राइट इट डाउन ओवर हियर. ओके, यहाँ पर आपका आएगा आंसर एक्स का. State one precaution that you will take in order to produce an accurate ray trace. तो आपकी जो आपने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं या जो भी आपका रे बन रहा है, आपकी इमेजेस वगैरह जो भी हैं, आप क्या करेंगे कि एक्यूरेट आप रे ट्रेस ड्रॉ कर सकें. पहले तो आपकी लाइन थिन हो, उसमें शार्प पेंसिल हो. ठीक है, हम लिख देते हैं थिन लाइन हो. उसके लिए आप यूज़ करें शार्प पेंसिल. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि आप पेंस के बेसिस को व्यू करें इंस्टेड ऑफ द हेड्स, क्योंकि वो ज़्यादा पतला होता है तो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. व्यू बेसिस ऑफ पिन्स. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि इंश्योर कि पिन्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल, या तो आप लिखते हैं कि पिन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो. ठीक है, अ स्टूडेंट सजेस्ट्स दैट इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा. मैंने जैसे बताया था, हमारा यहाँ पर आई, स्टूडेंट बोल रहा है कि आई और थीटा इक्वल है. आई और थीटा, जैसे मैंने आपको बताया था, आई और थीटा मैंने आपको याद है कंपेयर किया था ऊपर कि इक्वल लग रहा है मुझे, क्योंकि दिस इज़ आई इंसिडेंट एंड दिस इज़ थीटा. मैंने आपको बताया था कि मुझे ये इक्वल लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ जियोमेट्री, लेकिन आप ये अज्यूम नहीं कर सकते. तो इसमें यहाँ पर एक और स्टूडेंट ने बोला हुआ है, अ स्टूडेंट सजेस्टेड आई शुड बी इक्वल टू थीटा विदिन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी. In this experiment, I is equals to 30. Suggest a range of values for theta that match the suggestion for this experiment. अगर हम बोल रहे हैं कि थीटा आई से बहुत क्लोज होगा और हमें थीटा की एक रेंज प्रोवाइड करनी है, तो क्योंकि आई 30 है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं थीटा हो सकता है फ्रॉम अराउंड 28 to 32, या हम बोल सकते हैं थीटा हो सकता है फ्रॉम अराउंड 27 to 33. इस तरीके से समथिंग अराउंड 30 ऊपर नीचे हल्का, दो जितने डिजिट्स आप ऊपर जा रहे होते हैं डिजिट्स आप 30 से नीचे भी जाएंगे. A student plans to test the suggestion in which experiment I is equal to theta for all possible values of I. Briefly explain how you would test this suggestion. अब आप इस चीज़ को टेस्ट कैसे करेंगे? आप डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ I को यूज़ करेंगे और उससे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा निकालेंगे. ठीक है, तो हम लिख देते हैं repeat using more values of I, और लिख दें use at least 4 या 5 values of I. ठीक है, 2 points in the end. We're done with this question. Okay, next. Number 3. A student is investigating the resistance of samples of wire. ठीक है, यहाँ हमारा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ स्विच है, एम्प मीटर है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस वायर दी हुई है. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर है, और ये BC का पॉइंट है हमारे पास. Table 3.1 shows that the samples of wire are connected into the circuit. BC हमारे पास है 130 सेंटीमीटर पीस, सही हमें नज़र आ रहा है. CD हमारे पास है 230 सेंटीमीटर पीसेस. DE हमारे पास है 330 सेंटीमीटर पीसेस. ये आपको इसमें नज़र आ रहा है, हाँ कि नहीं? देख लें, मैं वापस दिखाती हूँ. BC एक 30 सेंटीमीटर का है, CD 230 सेंटीमीटर के, DE 330 सेंटीमीटर के. समझ आ रहा है अब? This is fairly simple, but anyways. Record the potential difference across section BC of the resistant wire. अब जो रेजिस्टेंट वायर है कहाँ, हमें जो बताया जा रहा है कि BC में इतना है रेजिस्टेंट वायर और CD में इतना है, DE मतलब कि ये पूरा वायर रेजिस्टेंट वायर है. ठीक है, ये जो ना यही वायर है, फिर ये एक्सटेंड हो रहा है और यही एक्सटेंड हो के यहाँ पर 3 उसमें, तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंट वायर. ठीक है, अब हम अलग अलग जगहों पे हम इसकी वोल्टेजेस लेंगे या जो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो हम पहले BC का जो रेजिस्टेंस वायर हम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आ रहा है. ठीक है, बीच में से थोड़ा इस साइड पे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4.
1.4 वोल्ट्स। अब हमें करंट निकालना है। ये 0.4 है तो यहाँ पर होगा 0.5 और हर यहाँ पर एक होगा 2 का, तो 0.52, 0.54, 0.56, 0.56 एम्पियर्स। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम किस तरह निकालेंगे, V अपॉन I, तो हम करेंगे 0.4 अपॉन 0.56, तो R1 हमारा आ रहा है, सॉरी 1.4, ये 1 0 नहीं है, R1 हमारा आ रहा है 2.5 ohms एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे अक्रॉस CD। पहले हमने BC के अक्रॉस लगाया था, अब हम लगाएंगे CD के अक्रॉस। तो ये हमारी वैल्यूज़ मिली हैं वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की ऑफ CD। R2 है CD का रेजिस्टेंस, R1 है BC का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने इसने वोल्ट मीटर को DE पे लगाया, उसकी भी वोल्टेज निकाली। अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। करंट तो ऑब्वियसली वही रहेगा, हमारा टोटल करंट है हमारा 0.56, तो हम करेंगे 0.46 अपॉन 0.56, तो हमारा आ रहा है आंसर R3 का 0.82। अब क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर 2SF है तो हमने नीचे भी 2SF किया हुआ है। ठीक है, complete the students recorded readings by including the units in B। तो हमने यूनिट्स से इंक्लूड किए हुए हैं सारी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पता है कि हमारे यूनिट्स हैं, वोल्टेज है, फिर एम्पियर है, फिर हमारे पास सही किया हुआ तो है हर जगह। नेक्स्ट D, the sections B, C, D and E are all the same length, are made of the same wire। Sections the same length है लेकिन wire की length change हो रही है। Take the boxes to show your conclusions from the results। The resistance of a section increases as the number of wire increases। Is this true? Is this true? आइए चेक करते हैं। हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं ना, हमारा BC का रेजिस्टेंस, CD एंड DE का रेजिस्टेंस क्या है, 0.82, इसका है 1.25 और सबसे ऊपर वाले का है हमारा 2.5। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब यहाँ पर हमारे वायर का लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स चेंज हो रहे हैं। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही होती ना तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती, लेकिन यहाँ लेंथ नहीं इंक्रीज हो रही, यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेक्शन डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ वायर इंक्रीजेस, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। नीचे आया तो गलत लिखा हुआ है। जस्टिफाई योर आंसर इन D1 बाय रेफरेंस टू योर रिजल्ट्स। तो हम रिजल्ट्स का रेफरेंस करके हम बोलते हैं कि एज नंबर of wires increase, resistance decreases। as हम लिख देते हैं wire increases from 1 to 3, resistance decreases from 2.5 to 0.82 था ना, हाँ 2 ohms। ठीक है, explain how you would change this experiment to investigate the relationship between the length of the wire and its resistance। हम लेंथ और रेजिस्टेंस का अगर हम निकाल रहे होते हैं रिलेशनशिप, ऑब्वियसली ऊपर मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हम लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकाल रहे। तो हम लेंथ और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप किस तरीके से निकालते हैं, हम करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंथ्स ऑफ वायर सैम्पल। ठीक है, लिख देते हैं वी वुड हैव, या आप लिख देते हैं आई वुड हैव यूज्ड डिफरेंट lengths of wire and find
each one's voltage and current to find each one's resistance to then compare with increasing या decreasing length. ठीक है, हो गया हमारे पास. Very nice. A student repeats the investigation in A to D but uses different value of current. He has a power source with a single fixed output potential difference. Name the component he could connect to this current, to the circuit to vary the current. अब आप ऐसा लगाएं कि आप वेरिएबल रेजिस्टर यूजुअली जब लगाते हैं तो उससे आप अपना क्या कर सकते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं. ये आपको बात पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप लिख दें वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टैट, जो भी मैं रियोस्टैट लिख रही हूँ. ठीक है, रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टर, क्योंकि जब रेजिस्टेंस वेरी होगी, क्योंकि वी तो एक ही है ना, वी एक ही है तो रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो आई भी वेरी होगा. हाँ कि नहीं. ठीक है, डायरेक्ट द करेक्ट सिंबल ऑफ द कंपोनेंट. हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर्स का वो किस तरह होता है, सिंबल इस तरह. ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3. नंबर 4. Okay. A student investigates the length of time taken for ice cubes to melt when they are placed in water. She uses beakers of water at different temperatures to investigate how the initial temperature of the water affects the time taken for the ice cubes to melt. मतलब कि different temperature के पानी लिए और ice cube डालिए सब में equal. फिर देखेगी कि ice cube को melt होने में कितना time लगा, and that's relation with the initial temperature of the water. Plan an experiment to investigate how the initial temperature of the water affects the time taken for the ice cubes to melt. The following apparatus is available. हमारे पास thermometer है, ice cubes, 2 centimeter cube beakers, and supply of cold water. तो हम one by one करेंगे. First, in your plan, write a list of additional apparatuses to use. ठीक है, तो सबसे हम पहले हम additional apparatuses लिखेंगे. ठीक है, एडिशनल apparatus. अब हमें थर्मामीटर दिया हुआ है, हमें ठंडा पानी दिया हुआ है, हमें आइस क्यूब्स दी हुई है, हमें बीकर दिए हुए हैं. हमें ये नहीं बताया हुआ 1 कि पानी किस तरीके से गर्म करेगा. तो हम लिखेंगे या तो हम लिख सकते हैं माइक्रोवेव, या हम लिख सकते हैं Bunsen burner to heat water. एंड टाइमर भी नहीं दिया हुआ तो हम टाइमर भी लिख देते हैं. एंड टाइमर, जब हम टाइम करें ना कि कितने इनिशियल टेम्परेचर पानी में कितनी जल्दी या कितनी तेज़ आइस मेल्ट करी, तो उसको हम रिलेट करेंगे. फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, हाउ वुड वी कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट, measure initial water temperature. ठीक है, next, place ice cubes in water. Place ice cubes in water. ठीक है, next, measure time taken for ice cubes to melt. ठीक है, ये हमने कर लिया. अब हम relate time taken for ice cubes to melt with initial water temperature using a graph. आप ग्राफ यूज़ करके आप देखेंगे ग्राफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो ऑब्वियसली इस तरह होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, ग्राफ से पता चलेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है. ठीक है, state the key variables to be kept constant.
क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे हमारे पास चीज़ें। फर्स्ट हमारे पास होगा कि आइस क्यूब्स हम कितनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें 3 है ना, मास या वॉल्यूम ऑफ आइस। और क्या कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन बी का, क्योंकि ऑब्वियसली समझे आपने 100 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया 1 टीस्पून, और एक में आपने लिया 50 डिग्रीज पानी, 50 डिग्रीज का पानी आपने लिया आधा कप। ऑब्वियसली 50 डिग्रीज में ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगा, और उसको 100 में ज़्यादा जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पानी का अमाउंट चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हीट कैपेसिटी में मास आता है, तो पानी का मास इन्वॉल्व होगा। और हम ये भी लिख सकते हैं हाँ, रूम टेम्परेचर, बिकॉज वो भी अफेक्ट करेगा। अमाउंट ऑफ स्टरिंग मतलब हिलाना उसको, मिक्सचर को, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, हाँ सही है ये। हम ये भी लिख सकते हैं चाहे तो आप वैसे लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि पता है आइस तो ऑब्वियसली 100 डिग्रीज पे होती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया। ड्रॉ अ टेबल, हम टेबल के कॉलम्स लिखेंगे। ऑब्वियसली हमें उसकी वैल्यूज नहीं लिखनी, बट टेबल के कॉलम तो हमें पता होता है, तो हम टेबल का कॉलम बनाएंगे। पहला हम करेंगे टाइम, तो हम कर देंगे इनिशियल वाटर टेम्परेचर, ठीक है, ये हम करेंगे डिग्री सेल्सियस में। और एक और हमारे पास होगा टाइम फॉर आइस टू मेल्ट, और ये हमारे पास होगा किस में होगा, सेकंड्स में, ठीक है। या तो आप टी भी लिख सकते हैं। और ये हमारा बन गया टेबल की हेडिंग्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यू कैन यूज़ अ ग्राफ। और इसके साथ we're done with variant 62, and if anybody has any queries, please mention it down in the comments below. I will try my best to get back to you. Thank you so much for watching our video today, and inshallah आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।